नमस्कार दोस्तों, मैं खेत सिंह राठौड़ B2H क्लासेस फ्रॉम बेसिक टू हाई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पॉलिटी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जो कि शॉर्ट नोट्स पे आधारित है। हमने इससे पहले इसके 2 भाग पूरे हो चुके हैं, जिनके अंतर्गत हमने बेसिक और संविधान सभा की बात की थी। ये लेक्चर सीरीज सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हर परीक्षा में से जो भी क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, वो आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब मैंने ये नोट्स उस हिसाब से बनाए हैं कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रखे हैं या जो आने की आगे संभावना है, ये आपको यहाँ अभी इस नोट में मिल जाएंगे। तो आज हम इसका तीसरा भाग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो अपने तीसरे भाग का जो टॉपिक रहेगा वो है संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों, जो स्रोत हैं भारतीय संविधान के, उनको याद करने में विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत आती है और अधिकतर लोग इसको याद नहीं करते, वो उसको रटते हैं, मतलब वो उसका रट्टा लगाते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। कहीं कहीं और भी जगह ये अपने यूट्यूब में ऐसी ये अपनी वीडियो आ रखी है जिनमें बताया गया है कि आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो वो जो ट्रिक्स है उनमें ये दिक्कत है कि इन संविधान के स्रोत को याद करने के लिए उस ट्रिक के अंदर जो 3-4 लाइन की जो अलग से कहानी बना रखी होती है, जिस कहानी का इन स्रोत से या उसके देशों से कोई संबंध नहीं है, हमको पहले वो याद करनी पड़ती है और फिर इसके स्रोत याद करने पड़ते हैं, तो डबल मेहनत हो जाती है। दोस्तों, मैंने इसका ये सॉल्यूशन निकाला है कि मैं एक कहानी बताऊंगा या फिर जो हम जिस देश की बात करेंगे उस देश की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जो वो कहानी होगी, और उस कहानी के माध्यम से हम इन स्रोतों को याद करने की आज कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। दोस्तों, जब भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उनके अंतर्गत 6 सदस्यों की और भी उनकी पूरी समिति थी, तो उन्होंने लगभग भारतीय संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, ताकि वह उसको आराम से पूरा पढ़ा था। और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन लेकर उन्होंने यह सोच के सबको पढ़ा कि हम हमारे संविधान को इतना अच्छा बना सके और हर तरह की नागरिक को सुख सुविधाएं दे सके। तो उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। तो हम पहले देशों को देख लेते हैं, मतलब जो जो अपने मुख्य स्रोत हैं उनके देश कौन कौन से हैं। तो इसके लिए एक मैंने अल्फ़ाबेटिक एक अरेंजमेंट किया है। ट्रिपल ए के बॉयफ्रेंड ने डबल जे को बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो वापस डबल जे ने पूछा कहाँ चलें, तो ट्रिपल ए बोलता है पहले चलेंगे कनाडा, फिर रसिया और फिर साउथ अफ्रीका। ये एक मैंने ऐसे ही लाइन बनाई है, आपको याद हो जाएगी। तो पहले ए से अमेरिका, दूसरे ए से ऑस्ट्रेलिया, तीसरे ए से आयरलैंड, पहले बी से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस, पहले जे से जर्मनी, दूसरे जे से जापान, फिर के से कनाडा, आर से रसिया और एस से साउथ अफ्रीका। ये टोटल हो गए 10 देश। और यहाँ पे एक है अधिनियम है, एक एक्ट है, तो ये है 10 और ये एक। यहाँ हमने टोटल 11 जगह से संविधान के मुख्य स्रोतों को लिया है। तो हम पहले इस 1935 अधिनियम की बात करते हैं कि ये जो अधिनियम है
दोस्तों यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। यह हमारे संविधान का प्रमुख स्रोत है। पूरे मतलब हमारे संविधान के 2/3 भाग इसी एक्ट या प्रावधान से लिए गए हैं और हमारे मूल संविधान में 395 मूल अधिकार थे, उनमें से करीब 250 अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। तो अब हम इसको एक कहानी या जो इसकी विशेषताएं होती है, जो अंग्रेजों की जो विशेषताएं हमारे देश में थी, उनको ध्यान में रखते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था, तो ये अंग्रेज़ थे। अब अंग्रेज जब भारत से वापस आ रहे थे तो उन्होंने इस देश को 2 भागों में विभक्त किया था, इंडिया और पाकिस्तान। तो यहाँ 2 से याद रखना है, द्विसदनीय व्यवस्था। यही व्यवस्था आगे आपको ब्रिटेन के अंदर भी मिलेगी। और फिर अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो उनसे पहले भी यहाँ पे काफ़ी विदेशी शक्ति आ चुकी थी, जैसे फ्रांसीसी हो गए, डच हो गए, पुर्तगाली हो गए। तो अंग्रेज ने इन सभी को हराया था, तो वही यहाँ पे विजेता बने थे, तो अग्रता ही विजेता। अब वैसे देखा जाए तो अग्रता ही विजेता का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आएगा वही जीतेगा या फिर वही विजेता होगा, ठीक है। और जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे देखा तो या अपने भारत में काफ़ी एकता थी, तो अंग्रेज़ों का यही था कि फूट डालो और ये राज करो। तो उन्होंने फूट डालना स्टार्ट किया और उन्होंने भारत को अलग अलग प्रांतों में बांटना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने भारत को प्रांतों में बांटा। तो यहाँ प्रांतों से हमें याद करना है प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। अब जब उन्होंने प्रांतों को अलग अलग भागों में, मतलब जब उन्होंने देश को अलग अलग भागों में बांटा, तो उनको हर प्रांत में एक गवर्नर की ज़रूरत थी जो उनको सेंटर लेवल पे हर जानकारी दे सके और उस प्रांत को भी अच्छे से मैनेज कर सके। तो उन्होंने हर प्रांत में जगह जगह अपने राज्यपाल बनाए। तो यहाँ से याद होगा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। और जब उन्होंने राज्यपाल बनाए तो उन्होंने उनको पावर भी दी, शक्तियाँ भी दी। तो यहाँ पावर से याद होगा वीटो पावर या वीटो अधिकार, ठीक है। और जब जो अंग्रेज अपने देश में थे उसमें से कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे और कुछ न्यूट्रल भी थे, मतलब अच्छे और बुरे उनके दोनों गुण थे। तो जो अच्छे थे उन्होंने अपने देश में अच्छे काम किए, जैसे उन्होंने अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए। और जो बुरे थे उन्होंने अध्यादेश जारी किया, उन्होंने कैग की स्थापना की। अब वैसे एक तो वैसे अच्छे में आता है, ये सरकार को नियंत्रित करके रखता है, लेकिन जो सरकार के लोग होते हैं वो कैग को अच्छा नहीं मानते। तो यहाँ से एक तो अध्यादेश जारी किया, कैग जारी किया। और जो न्यूट्रल अंग्रेज थे वह उनके लिए हर चीज़ इक्वल होती थी, वो हर जगह ये समान भाव से देखते थे। तो यहाँ समान भाव या समानता से याद करना है समवर्ती सूची। तो यह 1935 के अधिनियम में ये सब चीज़ें थी। पहली द्विसदनीय व्यवस्था, अग्रता ही विजेता, प्रांतीय स्वायत्तता, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उसका वीटो पावर, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में विशेष प्रावधान, अध्यादेश, कैग और समवर्ती सूची। ये सब चीज़ें अंग्रेजों अपने भारतीय संविधान में 1935 अधिनियम से ली गई थी, जो अपने संविधान का मुख्य स्रोत है। अब दूसरा हम करते हैं ब्रिटेन। वह पहला एक्ट था। अब 2 से लेके 11 तक सारे देश हैं। तो सबसे पहला देश हम लेते हैं ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन में भी सभी अंग्रेज़ी थे और आपको पता है ब्रिटेन का कानून काफ़ी हार्ड माना जाता है, मतलब इनके लिए उनका कानून ही
सर्वोपरि है, जब उनका कानून सर्वोपरि है तो वह सबके लिए कानून बराबर होगा और कानून के सामने सभी बराबर होंगे। तो विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने सभी इक्वल होंगे, ठीक है। और ये कैग और अग्रता ही विजेता, तो ये तो हमने वहाँ भी देखे थे और ये यहाँ भी आए, क्योंकि जो पूरे अंग्रेज थे इधर भी आए तो उसने एक की स्थापना की और वो अग्रता थे क्योंकि वो अनार किसी को हरा के यहाँ पे विजेता बनाते। अब यहाँ जो अपने भारत में अंग्रेज आए थे, यहाँ वो किस पर्पस से आए थे? यहाँ वो वैसे तो आए तो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ पे शासन करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो हम मूल रूप से ये देखेंगे वो यहाँ पे आए थे शासन करने के लिए। अब जब शासन करने के लिए आए तो उनको यहाँ पे एक तो उनको यहाँ पे पहले कानून की व्यवस्था करनी पड़ेगी और अपनी शासन व्यवस्था को अच्छा करना पड़ेगा। तो उन्होंने यह दिमाग लगाया कि जो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है हम उसको यहीं लाते हैं। तो उन्होंने अपने देश की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो उसको यहाँ लेके आए, और जब वो यहाँ लाने के बाद उन्होंने शासन की स्थापना की तो लोग उन नियमों का अच्छे से पालन नहीं करते थे। तो हमने जैसा कि पहले देखा ब्रिटेन में कानून तो सर्वोपरि है ही है, तो यहाँ भी उन्होंने विधि का शासन कर दिया, ठीक है। फिर अंग्रेज यहाँ से जाते जाते देश को दो भागों में बांट के चला गया। अब चाहे आप उसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बोलो, चाहे हिंदू मुस्लिम बोलो, तो उन अंग्रेज़ों ने दोनों को अलग कर दिया, तो ये हो गया द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। फिर अंग्रेज़ों ने अकेले ही राज किया है, उन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हरा के अकेले राज किया। तो अकेले से याद करना है एकल नागरिकता, ठीक है। और अंग्रेज यहाँ भारत में रहते थे तो हमेशा झुंड बना के रहते थे, क्योंकि उनको हर समय अपनी जान का खतरा बना रहता था। तो वो यहाँ झुंड बना के रहते थे, मतलब वो समूह में रहते थे, और वो जिस एरिया में रहते थे वो वहाँ के उधर की जो लोकल सरकार है वो उसके उत्तरदायी रहते थे। तो सामूहिक उत्तरदायी रहेगा निम्न सदन के प्रति, मतलब यहाँ निम्न सदन का मतलब है लोकसभा। दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। तो जो मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होगा वो निम्न सदन के प्रति होगा। हमें यहाँ से ये याद करना। तो हमने ब्रिटेन में कौन कौन सी चीज़ें देखी? विधि के समक्ष समता, कैग, अग्रता ही विजेता, विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, एकल नागरिकता और मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है वो निम्न सदन के प्रति रहेगा। तो ये हमने देखा ब्रिटेन। अब हम अमेरिका की बात करते हैं। एक देश हो गया, जो अगला देश है अमेरिका। हम अमेरिका या यूएसए। दोस्तों, हम अगर पूरी दुनिया के जो देश है, अगर हम उनको एक पंक्ति में खड़ा कर दें तो जो सबसे पहली पंक्ति का देश होगा वो अमेरिका ही होगा, क्योंकि अमेरिका देश का पूरी दुनिया का सबसे प्रमुख देश है, सबसे शक्तिशाली देश है। तो ये पहली पंक्ति का देश है। तो यहाँ से याद होगा प्रस्तावना की पहली जो पंक्ति है वो यहाँ से ली गई है। दूसरा, यह सभी देशों में मुख्य या मूल देश है, तो जो मूल अधिकार है वो यहाँ से लिए गए। दोस्तों, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों मिलते जुलते हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, अब ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो ये तो लिया गया अमेरिका से, ये लिया गया रूस से, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो जो अमेरिका के जो इक्वल का जो देश है, जो उसका प्रतिद्वंदी है, वो हमेशा से रूस रहा है।
तो रूस से लिए गए मूल कर्तव्य और अमेरिका से लिए गए मूल अधिकार। ठीक है, फिर जब इससे मूल अधिकार लिए गए हैं तो मूल अधिकार में एक अपने अधिकार आता है समानता का अधिकार, तो वो यहाँ भी समानता की बात करता है। तो हम यहाँ से याद करेंगे विधि का समान संरक्षण, हम यहाँ से ये याद करेंगे विधि का समान संरक्षण, और जो उसकी प्रक्रिया होगी वो सम्यक प्रक्रिया होगी। ठीक है, और दोस्तों अब जो इससे अगली चीज़ें हम भी देखते हैं न्याय। अब दोस्तों पूरे संविधान के स्रोत में जो कि न्याय की बात करता है वो यूएसए ही न्याय की बात करता है, अमेरिका ही न्याय की बात करता है। जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ न्याय आ रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ न्याय आ रहा है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया। और फिर एक और है आगे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। अब मैं आपको इसको दो तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, पहला तो अगर आप करंट देखते हो तो अभी आपको याद होगा हाल ही में ही ट्रम्प के विरुद्ध अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। तो जब वहाँ के राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की प्रक्रिया चलाई तो हमने उस चीज़ को अपने संविधान के अंदर भी ऐड किया। और दूसरा, जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो है ट्रम्प है, उसको तो सभी जानते ही हैं, अभी आया भी था यहाँ पे। तो ट्रम्प अपने बिहेवियर में काफ़ी ज़िद्दी है, तो जब वो ज़िद्दी है तो फिर हम उसको समझाने के लिए उसके विरुद्ध महाभियोग चलाएंगे, उसको हटा देंगे। हाँ, तो इधर से ये महाभियोग चला। तो हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखी, वापस देख लेते हैं फटाफट। प्रस्तावना की पहली पंक्ति मूल अधिकार, विधि का समान संरक्षण, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। ये हम सब चीज़ें देखी। अब उससे आगे हम देखते हैं कनाडा। दोस्तों, कनाडा और अमेरिका दोनों एक ही महाद्वीप में हैं। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो उसके अंदर ही है। तो अमेरिका है जो कनाडा का पड़ोसी है। तो हम इसको अब इस स्टोरी के हिसाब से याद करेंगे। दोस्तों, जो कनाडा का जो शेप है, या जो अगर हम शेप को हिंदी में बोले तो जो उसका ढांचा है वो सिंगाड़े के समान है। हमें एक फल आता है सिंगाड़े के समान है, तो जो उसका ढांचा है वो सिंगाड़े के समान है। तो इन दोनों को मिला के हमें याद करना है। यहाँ संघीय ढांचा है जिसको हमने अपनाया है, यहाँ संघीय ढांचा है। ठीक है, तो यहाँ से ये याद हो गया। अब अमेरिका का पड़ोसी देश कनाडा का पड़ोसी देश अमेरिका है, मतलब वो अमेरिका की वहाँ सबसे ज़्यादा चलेगी क्योंकि वह सबसे पावरफुल देश है। तो शक्तियाँ सारी केंद्र के पास होगी। यहाँ हम केंद्र को डिनोट कर रहे हैं अमेरिका से। तो संघीय ढांचा जिसमें शक्तियाँ सारी केंद्र के पास होगी, यहाँ से ये एक पूरा बनता है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे भी पहले अंग्रेज़ों ने शासन किया था, और हमने अभी ब्रिटेन में भी देखा था। ब्रिटेन में क्या, उसमें 1935 के अधिनियम में देखा था कि जहाँ अंग्रेज़ों ने प्रांतों को बांटा है तो वहाँ उन्होंने राज करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की है। तो यहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने शासन किया था और उन्होंने भी यहाँ पे प्रांतों को बांटा है। तो यहाँ पे भी वो
गवर्नर की नियुक्ति करेंगे, तो यहाँ पे भी उन्होंने राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की है। फिर यहाँ पे अब अभी हमने बात की थी और हम वापस बोलेंगे कि यहाँ इनका कनाडा का पड़ोसी देश अमेरिका है, तो कनाडा का जो राष्ट्रपति होगा वो हर बात अमेरिका से पूछ के करेगा। तो यहाँ हमने केंद्र को अमेरिका माना था, अब हम यहाँ इस सुप्रीम कोर्ट को अमेरिका मानते हैं। तो हम यहाँ याद करेंगे कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का उसके पास अधिकार होगा, यह चीज़ हमने यहाँ देखी। तो अब हम इसमें वापस देखते हैं, हमने इसमें कनाडा में क्या देखा, संघीय ढांचा जिसमें सारी शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार, ये सब चीज़ें हमने यहाँ देखी। अब उससे अगला हम स्टार्ट करते हैं आयरलैंड। दोस्तों, हम जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो हम उसकी पहली लाइन यही होती है कि हमने यह आयरलैंड से लिए हैं। तो यह तो वैसे काफ़ी बंदों को याद होगा ही, अगर याद नहीं है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब हम यहाँ पे दो चीज़ देखते हैं, न से नीति, न से निर्वाचन, न से नीति और न से निर्वाचन। नीति से नीति निर्देशक तत्व यानी जो DPSP है अपने संविधान में, वो यहाँ से लिए गए हैं। मतलब आर्टिकल 36 से 51 तक जो DPSP है वो यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, फिर एक ना ये हो गया, दूसरा निर्वाचन। तो निर्वाचन से हम याद करेंगे राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है वो भी यहाँ आयरलैंड से ली गई है। ये दो न हो गए। फिर तीसरी चीज, राज्यसभा यानी उच्च सदन में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का जो अधिकार है वो यहाँ से ही लिया गया है। 12 सदस्यों को जो मनोनीत करने का अधिकार है उनको कौन मनोनीत करेगा? राज्यपाल में, राज्यसभा में उनको मनोनीत करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। अगर आपको पता नहीं हो तो लोकसभा में तो वो 2 मनोनीत कर सकता है और राज्यपाल और राज्यसभा में 12 मनोनीत कर सकता है। अब ये जो 12 होते हैं वो अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं जो अलग अलग अपने डिपार्टमेंट से आए होते हैं, कोई कला का, कोई विज्ञान का, कोई मनोरंजन का। वैसे हम इन सब की बातें जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम करेंगे। तो यहाँ हमने ये 3-4 चीज़ें देखी, कौन कौन सी? DPSP, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और 12 सदस्यों को मनोनीत करना। कहाँ पे? राज्यसभा में। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, फिर उससे अगला हम देश देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अब दक्षिणी अफ्रीका। दोस्तों, हम जब भी अफ्रीका का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि वहाँ पे खूब सारे जंगल हैं और जंगल है तो वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब बाकी देश क्या कर रहे हैं? उन आदिवासी लोगों को अपने मुख्य जीवन धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आदिवासी भी अपने आप में अपने अंदर धीरे धीरे संशोधन ला रहे हैं। ठीक है, वो अपने अंदर धीरे धीरे संशोधन की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। तो यहाँ से याद होगा, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो यहाँ से दक्षिणी अफ्रीका से ली गई। अब जब यहाँ से जो आदिवासी लोग हैं वो संशोधन अपने आप में ला रहे हैं, जब वो अपने आप में संशोधन लाएंगे तो वो
निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के हो जाएंगे। मतलब वो ये संशोधन से वहाँ के लोग उच्च हो जाएंगे। उच्च से हमें याद रखना है उच्च सदन। हमने अभी देखा राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, जब सदस्य उच्च हो जाएंगे तो उनको भी वोट देने का अधिकार हो जाएगा, वो भी सब चीज़ें समझने लग जाएंगे। तो यहाँ पे राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, यहाँ से ये दो चीज़ें याद होती है हमें। कौन सी दोस्तों? एक तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और एक राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये दो चीज़ें याद हुई। अब फिर हम अगला देश लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। तो अब वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। तो जो भी देश अपना सम्मेलन आयोजित करवाना चाहता है तो या तो वो अमेरिका में चाहता है या वो ऑस्ट्रेलिया में चाहता है। तो यहाँ पे हर देश के जो भिन्न भिन्न सम्मेलन होते हैं यहाँ होते हैं। तो जब सम्मेलन में लोग इकट्ठे होते हैं तो हम सम्मेलन का दूसरा नाम दे सकते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो हम यहाँ से याद होगा संसद का संयुक्त अधिवेशन, जो कि आर्टिकल नंबर 108 में है, संसद का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, यहाँ पे ये एक चीज़ याद हो गई। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी समानता का अधिकार है। मतलब यहाँ के जो हर वस्तु की जो सूची है वो समान प्रारूप में प्रस्तावित होती है। मतलब अगर जहाँ सभी जगह ऑस्ट्रेलिया के हर देश में समानता का अधिकार है तो वहाँ पे हर जगह कोई भी वस्तु की अगर सूची होती है वो समान रूप से पारित होती प्रस्तावित होती है। तो यहाँ सूची और समान से हम याद करेंगे समवर्ती सूची, और प्रारूप और प्रस्तावित से याद करेंगे। और ये प्रारूप और प्रस्तावित से प्रस्तावना का प्रारूप। दोस्तों पहले याद हो तो हमने अमेरिका में देखा था प्रस्तावना की पहली पंक्ति, और हम यहाँ देख रहे हैं प्रस्तावना का प्रारूप है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और अब तीसरी बात, यह एक विकसित देश है, डेवलप कंट्री है। तो जो विकसित देश होते हैं वो अपने व्यापार हमेशा मतलब हाई लेवल पे ही करते हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, वो वाणिज्य होगा और उनका समागम होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और वह समागम। तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी? संसद का संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना का प्रारूप, समवर्ती सूची और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य व समागम। ठीक है, अब इससे अगला देश लेते हैं जापान। इससे हमने अगला देश लिया जापान। दोस्तों जापान की कहानी तो सबको पता ही है कि अमेरिका ने उसके ऊपर बम गिराया था दूसरे विश्व युद्ध में। तो जब परमाणु बम जब अमेरिका ने जापान पे गिराया तो वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने वापस सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट किया। तो अगर आपको पता होगा भाई अमेरिका ने बम क्यों गिराया, क्योंकि जापान ने पहले उनके कुछ अमेरिका के ये जहाज़ों को उड़ा दिया था। तो उन्होंने वापस सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट किया। तो उन्होंने वापस ये ध्यान रखा कि अब जो भी काम होगा वो कानून के हिसाब से होगा। तो उन्होंने विधि की स्थापना की। तो मतलब फिर अब विधि की स्थापना की तो वहाँ जो भी प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगी, वो विधि के हिसाब से होगी। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह एक पॉइंट ही है जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
फिर उससे अगला हम देखते हैं रूस। रूस में हमने देखा है, हमने बात की थी कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अब मौलिक अधिकार के जैसे मूल कर्तव्य भी हैं या मौलिक कर्तव्य भी हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो अमेरिका और रूस भी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो यहाँ से हमने लिए थे मूल कर्तव्य, ठीक है। फिर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है पुतिन, वो एक अच्छा आदमी है, तो वह सबकी मदद करता है, मतलब वो सामाजिक आदमी है। वह अपने देश में सबकी मदद करता है और पैसों के हिसाब से भी वह अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। तो वह एक आर्थिक आदमी भी है और वह देश का राष्ट्रपति बना है, वो देश को पूरे अच्छे से संभाल रहा है। तो वो एक राजनीतिक आदमी भी है, मतलब वो तीनों तरह के न्याय करना जानता है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो यहाँ से लिया गया है। कहाँ से? रूस से, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ें ली गई थी, हमने अभी देखी। पहला तो है मूल कर्तव्य और दूसरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। फिर हम इसके बाद देखते हैं जर्मनी, देखते हैं जर्मनी। अब आपको पता है जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो सबसे मेन रोल था वो इसी देश का था, जर्मनी का। मतलब जो पहले विश्व युद्ध में जो हीरो बना था वो यही बना था, जर्मनी। लेकिन जब पहले विश्व युद्ध के बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसको अपने देश में आपातकाल लगाना पड़ गया था। तो जब उसने आपातकाल लगाया तो अब हमें ये पता है कि आपातकाल जब लगता है तो मूल अधिकारों का निलंबन होता है, यह हमें पता है। तो इसमें यही है कि आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों का निलंबन। तो हमने ये चीज़ इधर से देखी, इसमें भी है एक पॉइंट ही है, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। उससे अगला देखते हैं और जो आखिरी है इस भाग का टॉपिक, फ्रांस। दोस्तों, जैसे भारत भी लोकतंत्र या गणतंत्र देश है, वैसे फ्रांस भी गणतंत्र देश है। वहाँ हर कोई, मतलब जैसे अपने भारत में हम नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो जैसे वहाँ भी भाईचारा काफ़ी है। अब लोग स्वतंत्रता के साथ, समानता के साथ रहते हैं। तो हम इन चीज़ों को ही यहाँ ऐड करेंगे, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता। मतलब एक ऐसा देश जहाँ भाई सब एक समान है और स्वतंत्र थे। तो भाई से बंधुता, समान से समानता और स्वतंत्र से स्वतंत्रता, ये तीन चीज़ें यहाँ से ली गई। कौन कौन सी? बंधुता, समानता और स्वतंत्रता। दोस्तों, इसी के साथ आज भाग 3 पूरा हो गया है। हमने इसमें हमने देखा पूरे भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, हमने उनके बारे में देखा दोस्तों। तो यह सारे प्रमुख स्रोत हैं जो या तो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या उनके आने की संभावना है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे राय दीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आगे एक बेल का ऑप्शन आता है, उससे दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आए उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उससे आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।